नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज की क्लास में मैं सॉल्यूशन नामक चैप्टर के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है और क्लास 12 से है। आज की कक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू है बोर्ड एग्जामिनेशन, जो आने वाले महीने में कक्षा 12 के विद्यार्थी बोर्ड एग्जामिनेशन लिखेंगे। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू पर आज की कक्षा लगाई जा रही है या आयोजित की गई है। तो आइए कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप यहाँ अपने स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन में बोलता है कि डिफाइन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर परिभाषा देने के लिए बोल रहा है निम्नलिखित मोड्स का, जिसका उपयोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस या व्यक्त करने में किया जाता है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो जी तक है, मतलब ये सभी मोड्स हैं और ये सारे मोड्स का उपयोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में किया जाता है। यदि आप ए में देखते हैं तो ए बोलता है मास परसेंटेज, बी है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, सी है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और डी जो है आपका ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ई जो है आपका मोल फ्रैक्शन है, जिसके लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है, ये ग्रीक लेटर। एफ जो है आपका मोलरिटी, जिसके लिए कैपिटल M का यूज किया जाता है। जी जो है आपका मोलरिटी। यदि आप इस क्वेश्चन को ही देखते हैं तो क्वेश्चन ये भी क्लियर कर देता है कि इन 7 मोड्स का यूज किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एक एक करके इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। मास परसेंटेज, अगर आप यहाँ थोड़ा डिटेल्स कर देते हैं तो मतलब परसेंटेज की बात हो रहा है। अगर आप सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन में आपका 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉल्वेंट होता है, दूसरा आपका सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट हम लोग किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, बट यहाँ तो पूछा नहीं है। फिर भी ये रिवीजन क्लास है तो आपको तो बहुत जानकारी होगा इसके बारे में, और यदि नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स कर देता हूँ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। इसमें सॉल्यूट का जो है क्वांटिटी कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का ही क्वांटिटी ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी कम होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोल सकते हैं, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल सकते हैं। इन द सॉल्यूशन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर इज नॉन एज द सॉल्यूट, and which is in higher quantity is known as the solvent। तो solvent, solute, solution ये समझ में आ गया। मास परसेंटेज मतलब ये मान के चलिए सॉल्यूट का मास विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, देखिए यही है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। कौन सा कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। परसेंटेज का मतलब पर 100। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ मास परसेंटेज। फिर यहाँ बोलता है
हाँ, thus the percentage by mass means the mass of solute। किसका बोल रहा है? तो solute का मास इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब आप ये समझिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और यहाँ पर बोल रहा है सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन इन पर 100 ग्राम, जो आपका इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा आपका है वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वही होगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इनटू 100। अगर आप यहाँ देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, तो सॉल्यूट जो है लिक्विड स्टेट में होगा, इन क्यूब सेंटीमीटर में होगा, प्रेजेंट इन 100 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 100 घन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी आपका घन उपस्थित हो, घन सेंटीमीटर उपस्थित हो, उसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड बी। अभी सी में देखिए ये मास है, ये वॉल्यूम है। मास के लिए देखिए W का यूज किया जाता है, वॉल्यूम के लिए V का यूज किया जाता है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये मान के चलिए मास ये यदि है W बाय V मास और वॉल्यूम, इट मीन्स दैट ये सॉल्यूट की बात हो रही है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ppm मतलब आपका पार्ट्स पर मिलियन दिया ही है। दिस पैरामीटर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हो रही है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का ही मतलब होता है पतला, और कंसंट्रेट का मतलब होता है, या कॉन्ग का मतलब होता है ठीक, थोड़ा गड्ढा होगा सॉल्यूशन, जो है गड्ढा होगा, ठीक होगा। और डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूशन जो है पतला होगा। इट मीन्स दैट ये सॉल्वेंट के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सॉल्वेंट दे दिए किसी सॉल्यूट के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सॉल्यूट आप दे दिए किसी सॉल्वेंट में तो गड्ढा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट सॉल्यूट थोड़ा सा कम दे दिए तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ऐसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर वाटर है आपका, और यहाँ पर इसको ग्लूकोज या हम लोग शुगर भी बोल सकते हैं। ये देखिए इसमें डिजॉल्व किया जा रहा है वाटर में। तो जैसे जैसे शुगर का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो है सॉल्यूशन जो है आपका क्या हो जाएगा, ठीक होते जाएगा, कॉन्क होते जाएगा इन द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर के क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा करते हैं, इसका हम लोग ले लेते हैं 5 kg, और ये ले लेते हैं हम लोग सपोज कीजिए 10 kg। 10 kg वाटर में हम लोग 5 kg शुगर को डिजॉल्व करते हैं। अभी 5 के बाद 4 कर दिए, फिर हम कर दिए 3 kg, फिर 2 kg, फिर 1 kg। तो जैसे जैसे क्वांटिटी घटते जाएगा वैसे वैसे ये सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट होते जाएगा। 5 kg में थोड़ा सा कॉन्क होगा, 4 कर देंगे तो थोड़ा उससे थीन हो जाएगा, 3 करेंगे तो फिर थीन हो जाएगा। तो जैसे जैसे शुगर का क्वांटिटी घटते जाएगा वो सॉल्यूशन जो है आपका डाइल्यूट होते जाएगा। तो इट मीन्स दैट आप समझ गए होंगे डाइल्यूट के बारे में। तो यहाँ बोलता है पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट्स की बात होती है, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट्स जो है सॉल्यूशन में उसका टोटल नंबर, और जो उसमें डिजॉल्व हो रहा है
उसका मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इनटू 10⁶ मतलब मिलियन। यही तो है, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है? तो किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। लेट्स सी, आप मोल फ्रैक्शन पर देख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि ये यूनिटलेस होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, दोनों का ही यूनिट सेम होगा। और जब कैंसल्ड आउट हो जाएगा तो ये जो है आपका यूनिटलेस हो जाएगा। सो यह बोला है मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी यूज्ड टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ एनी particular component present in the solution. So however there is no problem to understand the details of E or mole fraction. Let's see discuss about molarity. Molarity का मतलब होता है पर लीटर में कितना सॉल्यूट है। सॉल्यूशन के पर लीटर में कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी में पर 1000 पर केजी में होगा या पर 1000 ग्राम में होगा, मतलब पर केजी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो these are the definition of the different modes which are used to express the concentration of a solution. And however there is no problem to understand the explanation of the answer of this question. अभी हम 6 प्रकार के FG मतलब 7 प्रकार के किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूज किया जाता है उसके बारे में डेफिनेशन और थोड़ा सा छोटा छोटा डिटेल्स आपके साथ साझा किया। अभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 56 को। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोलता है यूजिंग रोल्स लॉ एक्सप्लेन हाउ द टोटल वेपर प्रेशर over the solution is related to the mole fraction of component in the following solution. मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है? तो इज ए मोड टू यूज टू एक्सप्रेस द व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मोड है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर की बात हो रही है। अब वेपर प्रेशर में क्या होता है जी कि वॉलेटाइल मतलब भाप के द्वारा हीट करते हैं तो उसमें जो कुछ होता है वो निकल जाता है, तो हम लोग उसमें वॉलेटाइल बोलते हैं। तो वॉलेटाइल से ये रिलेटेड होगा। लेट्स सी द आंसर। आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल, देखिए कंपोनेंट in the solution is directly proportional to the mole fraction. मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा? तो आपका वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। किसी भी सॉल्यूशन में वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में हम लोग यही बोल सकते हैं कि यदि वॉलेटाइल कंपोनेंट को बढ़ाएंगे तो कौन सा चीज बढ़ जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर वॉलेटाइल कंपोनेंट को कम कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली। अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को एक को घटाएंगे तो दूसरा घट जाएगा। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए सिंबल का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है आपका। एक है CHCl3 लिक्विड वाला स्टेट में है, दूसरा भी CH2Cl2 है, लिक्विड स्टेट में है। तो बोलते हैं बोथ आर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, इसकी बात हो रही है। दोनों ही क्या है? वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है।
ठीक है। तो hence for a binary solution in each of both component are volatile liquids, the total pressure will be, इसमें देखिए टोटल प्रेशर क्या होता है, P1 प्लस P2। मैंने पहला सोल्यूशन का प्रेशर, दूसरा सोल्यूशन का प्रेशर, और इसी फॉर्मूले को यहाँ पर देखिए रिपीट कर दिया P1 के लिए और P2 के लिए। सो यहाँ डिटेल्स देख लीजिए, एब्रिविएशन कौन कौन सा सिंबल के लिए इसका यूज किया गया है। टोटल वेपर प्रेशर के लिए P, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 के लिए P1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 2 के लिए P2। अभी हम लोग दूसरा सॉल्यूशन पर देख लेते हैं। तो दूसरा सॉल्यूशन में देखिए क्या बोलता है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है। बोथ आर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, दोनों ही नॉन वोलेटाइल है। ये नहीं कि भाप दे देंगे तो कुछ घट जाएगा, ऐसा नहीं है। Hence for a solution containing non-volatile solute, the Raoult's law is applicable only to vaporizable component and total vapor pressure can be written as। तो आप क्वेश्चन नंबर 56 के भी आंसर के डिटेल्स को पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख लेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। सो हाउ दैट there is no problem to understand the details of the answer of this question. If this question is asked in the board examination, then I hope that there is no problem to answer this question. तो आज 2 ही क्वेश्चन रखता हूँ, फिर बाद की कक्षा में आगे का क्वेश्चन भी करूँगा। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वैसे मैं अभी प्रतिदिन लाइव भी आ रहा हूँ 6 से 7 और 8 से 9, 8 से 9 क्लास 12 के लिए और 6 से 7 क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो इनकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं।